लोग कैसे अपनी पेन को डिस्कस करें। और जो ये पेन है ना कैंसर से डायग्नोज होने का, वो मेंटल और इमोशनल भी होता है। अगर हम कैंसर को ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में कैरी करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। बट कैंसर एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है उसके लिए। जरा सी भी अगर गांठ हुई शरीर के अंदर तो क्या हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए या क्या वो गांठ घर पे ही किसी इलाज से ठीक हो जाएगी? बॉडी में कहीं पे भी कोई भी गांठ है ना, हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन लो। कौन सा ऐसा स्टेज होता है मैम जिसके बाद आदमी का इलाज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है? 4 स्टेजेस होती है। तो 4th स्टेज जो होता है उसका मतलब ये होता है कि कैंसर जहाँ डायग्नोज हुआ था वहाँ से निकलकर अदर बॉडी पार्ट में चला गया। कैंसर वैक्सीन रशिया या कोरिया या चाइना, ये तीनों इस पर रिसर्च। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन मार्केट में आ गई और वो जिसको भी कैंसर है उसको लगा दी, नहीं। कि मैम मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर होता है। और ऐसा नहीं कि कोई ये ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है तो उसको कैंसर होगा। और एक कैंसर होता है पीनल कैंसर। अगर कभी भी किसी को कोई भी अल्सर होता है तो प्रॉपर जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। यूट्रस और सर्विक्स, क्योंकि यूट्रस एक पूरी स्ट्रक्चर हो गई, उसका जो मुंह होता है, जो निचला हिस्सा होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। और रेडिएशन इनमें 2 तरह से देते हैं, अंदर से और बाहर से। एचपीवी वायरस का फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कि एचपीवी होता क्या है? जैसे कि HPV 16, HPV 18, 31, 33, 54, 48 ऐसे इनके नंबर होते हैं। ये ज्यादातर लेडीज के लिए। कि हमारी इंडिया में ये अभी मेल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं अंकित कोहली, अनसेंसर्ड अंकित कोहली से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे टैबू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। वो टॉपिक्स हैं यूट्रस कैंसर, पेनिस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो इस चीज़ के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर रेखा आर्या। शी इज़ अ कैंसर एक्सपर्ट, radiologist and oncologist. So please welcome Dr. Rekha Arya. Hello ma'am. थैंक यू सो मच। मैम, आपकी जर्नी के बारे में तो लोग जानते ही होंगे, काफ़ी लोग, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन टैबू टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में लोगों को शर्म आती है। कुछ लोग हिचकिचाते हैं अपने घर वालों से बात करने पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैम, ये जो कैंसर है, जब ये आदमी को डिटेक्ट होने से पहले पेन्स हैं या इसके बारे में, इसका दर्द है आदमी का, वो कैसे महसूस कराया जाए या कैसे लोग तक बताया जाए अपने पेन के बारे में, लोग कैसे अपनी पेन को डिस्कस करें? एक्चुअली जो कैंसर का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना एडवांस स्टेज में डायग्नोज होने का या फिर डायग्नोज अर्ली स्टेज में ना होने का, वो यही है कि लोग ना इसको बहुत बड़ा टैबू समझते हैं। राइट। और वो क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है किसी को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। राइट। उनको लगता है कि वो मुझे एक पिटीनेस के साथ देखेंगे या फिर मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, मेरा पूरा घर बिखर जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है उनके अंदर होता है डिनायल मोड, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो जो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है, अगर उन्होंने उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया तो बहुत अच्छा सर्वाइवल है। दे कैन सर्वाइव लाइक एनी अदर पर्सन जिनको नहीं है कैंसर। तो जो पेन है कैंसर का, उन्हें समझना चाहिए कि कैंसर डायग्नोसिस इतना बुरा नहीं है जितना उसका ट्रीटमेंट है। बहुत सारी आज की डेट में मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे बहुत अच्छा सर्वाइवल है, बहुत अच्छा हम कॉम्प्लिकेशंस फ्री सर्वाइवल दे सकते हैं। लेकिन स्टिल जितना अर्ली डायग्नोसिस उतना अच्छा रिजल्ट। और जो ये पेन है ना कैंसर से डायग्नोज होने का, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल और इमोशनल भी होता है। तो यहाँ पे हम सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ भी एबनॉर्मल बॉडी में है तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स, डिस्कस विद योर हस्बैंड। है हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो वाइफ से, वाइफ को है तो हस्बैंड से, विदाउट एनी हेजिटेशन दे शुड डिस्कस। मैम, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ या हमारे लोग ये जानना चाहते हैं, पहली बार किसी लेडी को एक लंप आया या पेन आया, वो अपनी मदर से बात नहीं कर सकती, हस्बैंड से बात नहीं कर सकती, भाई बहन से बात नहीं कर सकती। वो दर्द अंदर ही अंदर उसे घुटता जा रहा है। एक कल्चरल बैरियर्स है हमारे देश के अंदर। वो कल्चरल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स हैं जिनको वो तोड़ना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है। एक वो शर्म बेशर्म वाला आदमी जो होता है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होता है इस सिचुएशन में देन एक शर्म वाला आदमी जिसके अंदर संस्कार है। निसंस्कारी आदमी ज़्यादा
ज़्यादा खुल के बात करते खुल हैं। के बात कर पाएगा और हाँ, शायद उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। ट्रू। लेकिन जो संस्कार और कल्चरल बैरियर्स में बाउंडेड रहते हैं लोग, हुँ, वो लोग फंस जाते हैं। हुँ, और ये सच्चाई है मैम कि इस चीज़ से लोग हमारे देश में बच नहीं सकते। हुँ, अगर हम कैंसर को ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में कैरी करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मैम क्या तरीका होना चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या आदमी को के पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए, कैसे हमारे देश में ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो हम बाजार से खरीद लें हुँ, और हम खुद डिटेक्ट कर लें कि कैंसर हमें कैंसर है, किसी को बताए बिना। जैसे मैम प्रेगनेंसी में प्रेगा यूज या ये सब होता है, हुँ। तो इस तरीके से कुछ डिवाइसेस हमारे देश में बनने चाहिए मैम। जहाँ तक मुझे लगता है कि आदमी बाजार से खरीद के ले आए और चेक कर ले खुद ही कि यार मेरे को शायद कैंसर है। क्योंकि राइट। मैम इसका इवन टेस्ट, अगर हमारी बायोप्सी है तो बहुत महंगी चीज़ है वो बायोप्सी। 40-50 हज़ार रुपये का मेरे ख्याल से वो छोटा सा पार्ट लेके, और 10-15 दिन वो पार्ट कहीं होता है जहाँ पर वो इस पे रिसर्च चलती है कि आपकी बायोप्सी रिपोर्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बताइए मैम उसके बारे ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इतने हाई-फ़ाई गैजेट्स की या चीज़ों की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि अगर आपको कैंसर के सिम्पटम्स, बेसिक सिम्पटम्स भी पता है ना, और आप बॉडी में वो फ़ील कर रहे हैं, यू जस्ट विज़िट योर डॉक्टर। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया, जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए हर एक अपने घर में लाके टेस्ट कर लेता है, बता देता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो हर एक घर की नीड है। बट कैंसर एक ऐसी चीज़ है ना, जो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है उसके लिए। आपको बेसिक सिम्टम्स पता हो, आपके बॉडी में कुछ भी अबनॉर्मल है, आप डॉक्टर को दिखाइए। कुछ जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मैं खुद एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट जो फील करती हूँ, दैट इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, छोटी-छोटी बातें होती हैं। लोगों को आज की डेट में ये नहीं पता कि कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन आ गई है। बहुत सारे कैंसर्स के लिए हम स्क्रीन कर सकते हैं, बहुत सारे कैंसर्स के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस एज पे कौन से टेस्ट कराने चाहिए, महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर कौन-सा है। अगर हम छोटी-छोटी बातों को भी हम ध्यान देंगे ना, तो हमारे अंदर इतना अवेयरनेस होगा कि हम कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ। अब जैसे कि आपने बोला महिलाओं के ब्रेस्ट में जब भी गाँठ होती है, आज की डेट में भी मैं ये देखती हूँ कि पेशेंट जब मेरे पास ओपीडी में आते हैं ना, और इतने बड़ी-बड़ी गाँठों के साथ छाती में, तो मैं कहती हूँ माता जी ये 1 महीने की या 1 हफ्ते की तो कहानी है नहीं। आप थोड़ा मुझे खुल के बताइए कि रीज़न क्या है? तब वो बताते हैं कि बेटा ये ना मुझे 2 साल से है। मैंने कहा 2 साल से छाती में आप गाँठ लेके बैठे हुए हो, क्यों नहीं डिस्कस किया आपने अपने फैमिली मेंबर से? मैं ये उन माताओं की बातें कर रही हूँ जिनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, तो वेल मैम जरा सी जो गांठ एजुकेटेड होती है, फैमिली है। जरा सी गांठ भी होती है, अगर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, जरा सी भी अगर गांठ हुई शरीर के अंदर, हुँ। तो क्या हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए या क्या वो गांठ घर पे ही किसी इलाज से ठीक हो जाएगी? नहीं, बॉडी में कहीं पे भी कोई भी गाँठ है ना, हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन लो। ऐसा हम्म। नहीं कि वो कै 100% कैंसर होगी, नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स क्या बिनाइन होती हैं, ठीक है? तो जैसे कि लाइपोमा है, लाइपोमा में डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटी-छोटी फैट की गाँठें होती हैं। बट अगर कोई गाँठ है, नई बनी है और पहले नहीं थी, बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर बेसिक से चेकअप कराएँगे, उसमें बता देंगे कि भई डर वाली बात है या नहीं है, फिर बस रिलैक्स हो जाओ। लेकिन अगर वो सच में है कुछ एबनॉर्मल, तो कम से कम उसका बहुत अर्ली स्टेज में कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। अब ब्रेस्ट वाली जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट लम्प के लिए महिलाएं बताती नहीं है 2-2 साल से। क्यों छुपाती हैं? क्योंकि उन्हें शर्म आती है। अपने बेटे को कैसे बताएं, बहू को कैसे बताएं, पति को कैसे बताएं। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है। अगर बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल है, अपने फैमिली मेंबर से खुल के डिस्कस करिए, ठीक है? ये मुझे लगता है कि हमें ये टैबू ब्रेकर होना चाहिए कि ब्रेस्ट में अगर कभी भी कोई भी लंप है, हमेशा डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स, फॉरन टेस्ट कराओ। आपको पता है ये ब्रेस्ट कैंसर हाईली प्रिवेंटेबल है, हाईली स्क्रीनेबल है, हाईली क्योरेबल है। लेकिन अच्छा। यस, क्यों रिजल्ट गड़बड़ है? क्योंकि हम स्टेज वन, आगे के स्टेज टू, 2 स्टेज थ्री, स्टेप्स मिस कर देते हैं। और स्टेज बढ़ता रहता है इसका। बढ़ता स्टेज थ्री रहता है। कौन सा ऐसा स्टेज होता है मैम जिसके बाद आदमी का इलाज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है? देखो, ये वैसे ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने स्टेज 1 कैंसर पेशेंट्स को भी बहुत प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होते देखा है और स्टेज 4 को भी बहुत क्योर होते देखा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें स्टेज 1 टू 4,
ज़्यादातर कैंसर्स में 4 स्टेजेस होती हैं, कुछ में 3 होती हैं, कुछ में 5 होती हैं, वेरी रेयर, बट मैक्सिमम 4 स्टेजेस होती हैं। तो 4th स्टेज जो होता है उसका मतलब ये होता है कि कैंसर जहाँ डायग्नोज हुआ था वहाँ से निकलकर अदर बॉडी पार्ट में चला गया। तो ये हम मान के चलते हैं कि अब इस स्टेज पे कैंसर को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट क्योर करना इम्पॉसिबल है। बट लेट्स प्रे बेस्ट फॉर होप कि भाई कुछ अच्छा आ जाए। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कैंसर वैक्सीन आ रही है, अगर कैंसर वैक्सीन सक्सेसफुल रहती है तो हम स्टेज 4 भी ठीक कर पाएंगे। कैंसर वैक्सीन रशिया यस, या कोरिया या चाइना, ये तीनों इस पे रिसर्च कर रहे रिसर्च कर रहे हैं। अभी ह्यूमन ट्रायल पेंडिंग है। जैसे ही हैं। हमारे पास ह्यूमन रिजल्ट्स आ जाएंगे और हमें लगेगा कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, तो ये मैं आपको बता दूं, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जिस पर्सन को कैंसर हुआ है उस कैंसर के अगेंस्ट ये वैक्सीन कस्टमाइज की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन मार्केट में आ गई और वो जिसको भी कैंसर है उसको लगा दी, नहीं, इट विल बी द कस्टमाइज वैक्सीन। तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है ह्यूमन ट्रायल तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आने वाले टाइम में, और फिर हमें शायद ये कैंसर जैसे भयानक बीमारी से डरने की जरूरत नहीं होगी। वापस आते हैं मैम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम इस टैबू टॉपिक के ऊपर ही बात हम्म। करना चाह रहे हैं। तो मैम एक है मास्टरबेशन, कि मैम हम्म। मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर होता है। हम्म। मेल जनरेशन हम्म। हमारे दोस्तों का एक हम्म। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, हम्म। क्योंकि लोग डरा देते हैं कि हम्म। मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है हम्म। जो नॉर्मल आदमी रेगुलर बेसिस पे करता है। ट्रू। तो क्या मैम ये चीज कैंसर, इससे कैंसर होगा या सिर्फ एक मिथ है? देखो, हमेशा ना याद रखो, हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चीजें हो रही है ना उनका कोई भी एबनॉर्मल लिंक नहीं होता है। राइट, ये तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हम्म। राइट, मास्टरबेशन तो एक नेचर ने हमें एक क्वालिटी दी हुई है मेल्स को, हम्म। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। और ऐसा नहीं कि कोई ये ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है तो उसको कैंसर होगा। हम्म। कैंसर का जो मैकेनिज्म है होने का वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। कैंसर इज मल्टी फैक्टोरियल। ठीक है, उसका एक कारण नहीं होता, उसके हजारों कारण है। कौन से कैंसर पे क्या फैक्टर प्ले कर रहा है ये हम्म। हमें इवेल्युएट करना होता है। हम्म। प्रोस्टेट कैंसर मैं आपको बता दूं अंकुर जी, ये बहुत ही क्योरेबल डिजीज है। हम्म। प्रोस्टेट कैंसर को हम स्क्रीन करके डायग्नोज भी कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज हो जाए तो ये क्योरेबल भी होता है। लेकिन मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर होता है, ये लिंक, ये जो मिथ है ये मिथ ही है। मतलब प्रोस्टेट कैंसर एक अलग चीज होती है, और एक कैंसर होता है पीनल कैंसर। यस। मैम पीनल कैंसर में क्या होता है? ओके, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको हम्म। बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैबू है, जनरली लोग ना इसको डिस्कस नहीं करते। जो पिनाइल अल्सर होता है, हम्म। मतलब पीनिस जो होती है हम्म। उसके टिप पर अल्सर बहुत कॉमन चीज है। बल्ब बल्ब जिसे बल्ब कहते हैं। जिसे बोलते हैं, उस पर हाँ। अल्सर होना बहुत कॉमन चीज है। हम्म। तो लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, या फिर इधर दिखा दिया उधर दिखा दिया, लोकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। अगर कभी भी किसी को कोई भी अल्सर होता है तो प्रॉपर जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है उस जगह पर। ठीक है, बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता हम्म। है, तो हम्म। वो दिखाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा अल्सर है जो भर ही नहीं रहा है, बहुत महीनों से बना हुआ है, तो बिना डिले किए एक ऑन्को सर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि पेनाइल कैंसर आज की डेट में कॉमन डिजीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ द एचपीवी वायरस इन्फेक्शन। आपने सुना ही होगा आजकल एचपीवी वायरस का कितना तो ट्रेंड मैम है। ये कैंसर जो पीनल कैंसर होता है, ये सेक्सुअल इंटरको अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है या इसके पीछे कोई और रीजन है? ये ट्यूमर पैदा कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर? ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्यूमर क्या होता है। देखो, हमारी पूरी बॉडी ना कैंसर फ्री, मतलब एक तरह से ना हमारी बॉडी में कैंसर बन ही रहा होता है। हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है। सेल्स डेली मल्टीप्लाई होती हैं, किल हो जाती हैं अगर उनकी बॉडी में नीड नहीं है। लेकिन हम्म। अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर उस सेल पे काम कर गया जिसकी वजह से उस सेल का जो नॉर्मल किलिंग प्रोसेस था वो हैम्पर हो गया, तो वो क्या करेगी, वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करती रहेगी। हम्म। मल्टीप्लाई करती रहेगी, अननेसेसरी उसका हमारी बॉडी में बर्डन बनता रहेगा, और वो एक जाके लंप का फॉर्म ले लेगी। हम्म। यानी कि वो सेल अब इमॉर्टल हो गई। हम्म। तो वो ही कहीं पे अल्सर की तरह रिप्रेजेंट करती है, कहीं पे वो लंप की तरह रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली जो एक नॉर्मल हमारी सेल्स होती है बॉडी की, जब वो एबनॉर्मल हो जाती है तो हम उसे कैंसर कहते हैं। मैम सेक्स एक मेल के साथ भी है, हम्म। फीमेल भी है। हम्म। यूट्रस कैंसर जो होता है, एक यूट्रल कैंसर होता है, एक सर्विक्स होता है। राइट। यूट्रस और सर्विक्स दो राइट। अलग अलग चीजें, ये कंफ्यूजन है, हम्म। ये इसके बारे में कुछ बताइए। यस, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यूट्रस एक पूरी स्ट्रक्चर हो गई, उसका जो मुंह होता है, जो निचला हिस्सा होता है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। हमारे इंडिया में महिलाओं में कार्सिनोमा सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर हुआ करता था। अच्छा, जिसको आज ब्रेस्ट कैंसर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, मतलब रेट में या वैसे? हाँ, रेट में, इंसिडेंस में। अच्छा, पहले पहले। कुछ सालों तक बच्चेदानी का मुंह का कैंसर बहुत कॉमन था, अच्छा, मोस्ट कॉमन अब कैंसर था। ब्रेस्ट ज्यादा हो अब गया है, ब्रेस्ट ज्यादा हो गया है, लेकिन वो कम नहीं हुआ। वो कम नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से कैंसर बढ़ गया है, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया बढ़ है, गया है, और वो वहीं की वहीं स्टेबल है, वो भी परसेंट। डायग्नोज हो रहा है। हाँ। राइट। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे कि कार्सिनोमा सर्विक्स जिसे हम बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह, उसके लिए दो तीन चीजें बहुत अच्छी आ गई जिससे उसका इंसिडेंस कम हो गया। एक तो वैक्सीन आ गई, ठीक है। दूसरा, उसके स्क्रीनिंग टूल्स बहुत अच्छे हैं, आप उसको स्क्रीन करके बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हो, जो कि अवेयरनेस पहले नहीं थी, वो अब आ गई है। तो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, वो होता है, उसमें 80% लिंक देखा गया है एचपीवी वायरस से। और एचपीवी वायरस क्या माना जाता है? इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस। अच्छा। ठीक है। तो बच्चेदानी के मुंह का जो रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं ना, उसमें यही सारी चीजें आती हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं। एचपीवी वायरस का फुल फॉर्म प्लीज बताइएगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हाँ, तो इसकी एक वैक्सीन भी एचपीवी वैक्सीन के नाम से जानी जाती है यस, शायद, राइट? राइट। जो अभी इंजेक्शन वगैरह लोगों को हाँ, लगाए थे, तो हाँ, काफी लोगों को आइडिया नहीं है यहाँ पर कि एचपीवी होता क्या है, राइट। तो प्लीज आप बताइए। ओके। तो एचपीवी वैक्सीन में डेप्थ में जाने से पहले जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ना, उसको खत्म हाँ करते हाँ हैं हाँ। कि जो यूट्रस है और जो बच्चेदानी है, दो डिफरेंट कैंसर्स होते हैं और दोनों का मैनेजमेंट अलग होता है। ठीक है। जब यूट्रस का कैंसर होता है यानी कि बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसमें सर्जरी का मेन रोल है। लेकिन अगर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो जाता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसमें रेडिएशन का मेन रोल आता है। अच्छा हाँ, और पता है आपको, ये सबसे ज्यादा क्योरेबल कैंसर्स में आता है। मैम, रेडियोथेरेपी के रेडिएशंस की बात कर रहे हो या कीमोथेरेपी की नहीं नहीं, बात कर रहे रेडिएशन की मैं बात हो? कर रही अच्छा, हूँ। रेडिएशन। रेडिएशन मेन ट्रीटमेंट होता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में। अच्छा। और इसके साथ साथ जो कीमोथेरेपी दी जाती है, वो सिर्फ हम्म। इसलिए दी जाती है, जिसको हम सीटीआरटी बोलते हैं, कि ताकि रेडिएशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आए। बट मेन ट्रीटमेंट इज रेडिएशन। और रेडिएशन इनमें दो तरह से देते हैं, अंदर से और बाहर से। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो सबसे कम टाइम इंटरवल में कंप्लीट होता है। पेशेंट को दो तरह से रेडिएशन लेने होते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, पेशेंट कैंसर फ्री हो जाते हैं 2 महीने में? 2 महीने में। और इसमें कोई बाल वाल कुछ नहीं जाते? नहीं, कुछ नहीं, नो साइड इफेक्ट अच्छा। इसमें। हाँ, देखो, बाल जाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, कीमोथेरेपी से ज्यादा लिंक्ड है, क्योंकि वो नसों से दी जाती है, सिस्टमिक होती है। बट रेडिएशन में हमेशा लोकल साइड इफेक्ट आते हैं और यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा। क्योंकि वो सारा मैनेजेबल होता है। अब ये मैंने बताया आपको बच्चेदानी का, बच्चेदानी के मुंह का। अब यूट्रस की अगर हम बात करें, तो यूट्रस के कैंसर भी सेम होते हैं इसमें, लेकिन सर्जरी का मेन रोल होता है। सर्जरी करके पूरा यूट्रस और जो भी नियर बाई स्ट्रक्चर्स होती है उनको निकाल देते हैं, और जो रिपोर्ट आती है हिस्टोपैथोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन और या कीमो का क्या रोल है वो करते हैं। ठीक है। तो ये यूट्रस एंड यूट्रस का मुंह दो अलग एंटिटी हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम एचपीवी वैक्सीन क्या होती है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है डिस्कशन के लिए, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। ये कम से कम आपको पता है 200 से भी ज्यादा वायरसेस होते हैं, ये जो स्ट्रेन्स होते हैं ना, नंबर। देखो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज ए ब्रॉड टर्म, इसके अंदर कम से कम 200 सब टाइप आते हैं। और वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर से। जैसे कि HPV16, HPV18, 31, 33, 54, 48, ऐसे इनके नंबर होते हैं। तो जो ये मैंने बताया ना, कुछ नंबर कैंसर कराते हैं, कुछ नंबर वॉट्स कराते हैं। तो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, वो HPV16 और 18 से मोस्ट कॉमनली लिंक्ड है, ये जो वायरस का टाइप है। ठीक है। जैसे पेनाइल कैंसर है, वो भी HPV वायरस के एक सम पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेन से लिंक्ड है। मैम, बट मैंने ये सुना है, ये तो बहुत ही फेमिनिस्ट, एचपीवी जो है बहुत ही फेमिनिस्ट मेडिसिन है, वैक्सीन है। ये ज्यादातर लेडीज के लिए या फीमेल के लिए ही है मैम? यस। ये तो आप पहली बार बता रहे हो कि पेनिस के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि हमारी इंडिया में ना इस वैक्सीन को फीमेल के लिए ही प्रमोट किया जा रहा है। क्यों मैम ऐसा? वो इसलिए क्योंकि महिलाएं में जो कैंसर हो रहा है ना, मोस्ट कॉमन कैंसर मैंने बताया। ठीक है। देखो, एक चीज समझने की है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, महिलाओं में आ रही है, क्योंकि वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर करा रहा है, कार्सिनोमा सर्विक्स करा रहा है वो एचपीवी वायरस। ठीक है। तो वो जो वैक्सीन आई है ना, जो महिलाओं में कार्सिनोमा सर्विक्स कैंसर करा रही है, उसके अगेंस्ट आई है। तो इसीलिए
इस तरह से इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। बट मैं आपको बता दूं, एचपीवी वैक्सीन भी कई तरह की होती है। गार्डासिल 4 है, गार्डासिल 9 है, सर्वेरिक्स है, सर्वाबैक है। हमारा जो इंडियन प्रोडक्शन है ना, दैट इज सर्वाबैक। ठीक है, तो उसमें जो एचपीवी वायरस है ना, वो कई तरह के स्ट्रेन्स हैं। तो वो वैक्सीन महिलाओं के लिए भी है, मतलब लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। कुछ कैंसर्स ये लड़कियों में प्रिवेंट कर रही है, कुछ कैंसर ये लड़कों में प्रिवेंट कर रही है। बट मैम इसके बारे में आप पहले इंसान हो जिस जो मेरे को बता रहा है। अभी तक मैं सोचता था कि लड़कियों को 35 साल की उम्र से पहले पहले इंजेक्शन लगवा लो ये, हाँ। तो ये वर्क करेगा। कभी किसी ने नहीं बोला भाई तू भी लगवा ले। भाई मैं भी तो 35 साल से पहले हाँ, की उम्र उसका है मेरी। रीजन मैं बताती हूँ कि हमारी इंडिया में ये अभी मेल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये 100% रिकमेंडेशन मैम हम आएगी। तो नहीं रहेंगे ना तब तक, 35 साल बट के। हमारे बच्चे तो रहेंगे ना। हम 35 साल के नहीं रहेंगे ना मैम। अच्छा, अब आप एज की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। मैं आपको बताऊं इसकी आइडियल एज क्या है हाँ जी। वैक्सीन की? हाँ 9 to 14 years। तो यस। मैम लोग जो 35 ईयर्स वाला मिथ है कि 35 ईयर्स से पहले लगाना चाहिए, वो क्या हाँ, है? वो भी मैं बताती हूँ। तो जो आइडियल एज है जिससे इस वैक्सीन का मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, दैट इज बिफोर बीइंग सेक्सुअली एक्टिव। हम्म। जो 9 to 14 years की जो जनरेशन ली गई है ना, वो इसीलिए हम्म। ली गई है। हम्म। एचपीवी वायरस जैसे कि हमने भी डिस्कस किया, हम्म। मतलब ह्यूमन ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। तो जब हम्म। वो 19-14 years के होते हैं, तो इट मीन्स के नाउ दे आर कंप्लीटली इन सेफ जोन। व्हेन दे हम्म। विल बी ग्रो यंगर, दे विल बी इन दैट कैटेगरी। तो उससे पहले ही वैक्सीन लगा दो, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी आ जाए। ठीक है। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि मैंने 35 ईयर तक सुना है, कभी मैंने 26 भी सुना है, बहुत से लोगों ने 45 भी सुना है। तो हमारी इंडिया में महिलाओं में ये हम 45 years तक दे रहे हैं। अच्छा। उसका रीजन है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समझे? मतलब जो मैं अगर 14 years तक लगवा रही हूँ, तो उसका जो एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है, वो 90, एफिकेसी। यस, 90% प्लस है। 95, 96। हम्म। बट अगर मैं 45 तक लगवा रही हूँ, तो वो 70 या 76 की रेंज में है। तो फिर भी मच हम्म। बेटर। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि भी नुकसान तो कुछ नहीं है ना। तो हम्म। महिलाओं में अगर मोस्ट कॉमन कैंसर से ये बचा रही है, तो व्हाई नॉट टू वैक्सीनेट। नहीं सही मैंने बात। भी, मैं बताऊं आपको, मैंने लिया था जब मैं एमडी कर रही थी, मतलब 30+ थी मैं, इन हम्म। 2012। हम्म। तो आइडियल एज तो 9 to 14 है, लेकिन फिर भी मैंने लिया, हम्म। क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है। और हमारे इंडिया में ये अभी भी आज की डेट में, आप किसी भी ऑन्को सेंटर में जाएं या गायनी सेंटर में जाएं, 45 से अंडर जितनी भी महिलाएं हैं सबको दी जा रही है। लेकिन स्कूल में आने वाले टाइम में मोदी जी हो सकता है ये कैंपेन रन कराएं कि एचपीवी वैक्सीन सारे बच्चों को लगे, 9 to 14 years की एज में जो भी हैं, बॉय और गर्ल। हम्म। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली ये बोला जाता है कि घर वालों में सबको हाँ। कैंसर था तो तुम्हें भी हो सकता है। इज इट अ हार्मोनल ट्रांसफर डिजीज आल्सो कैंसर? ओके। सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल कैंसर के इंसिडेंस की बात करें ना, दो तरह के हम्म। होते हैं, जेनेटिक और एक्वायर्ड। तो हम्म। जेनेटिक जो फैक्टर है ना, वो ओनली 10 to 15% ही है। हम्म। बाकी 70 to 80% इज एक्वायर्ड। तो जो आपने बोला ना कि घर में किसी को कैंसर है तो बच्चे कितने प्रोन है, वो हर कैंसर के लिए नहीं है। वो कुछ ही कैंसर्स के लिए हैं, जो वो कैंसर जो जेनेटिक होते हैं। अब हम बात करें कि जेनेटिक कैंसर्स कौन से होते हैं, तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है। तो ये कैंसर जेनेटिक में आते हैं। ओवेरियन हो गया, ठीक है। तो ये जेनेटिक लिंक इनमें देखा गया है कि अगर फैमिली में किसी को है, तो उनके जो बच्चे हैं, जैसे माँ को है तो बेटी प्रोन होगी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बेटी को है तो उसकी बहन प्रोन है। मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेशन। तो जो आपने पॉइंट बोला है, ये इन कैंसर्स के लिए है, ना कि सारे ही कैंसर्स के लिए। मैम मेरे जैसे, ग्रैंडफादर को भी कैंसर था। ओके, मेरे फादर को भी कैंसर हुआ, ही आल्सो डायग्नोज्ड विद कैंसर, माउथ, mouth cancer. ओके, But my grandfather got a different cancer, that was a prostate cancer. ग्रैंडफादर, Grandfather. यस, प्रोस्टेट कैंसर Pro- कम्स इन जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। okay. हाँ। Then my nana was also a cancer patient. He also had prostate cancer. नाना एंड दादा बोथ? Dada both. ओके। And then my fatherly figure, father-in-law, he also had a cancer. तो मैं जानना चाहता हूँ मैम, मैं हम्म। अपने बच्चों के बारे में सोचता हम्म। हूँ और अपने हम्म। बारे में सोचता हूँ हम्म। कि क्या ऐसा तरीका है कि मैं अपने आप को क्योर कर सकूं फॉर माय फैमिली एंड आल्सो माय फैमिली। गॉट इट।
सो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही कैंसर्स में जेनेटिक एसोसिएशन होता है, राइट। लेकिन प्रोस्टेट उनमें से एक है। अगर फादर को होता है तो बेटा प्रोन होता है, ठीक है। और अगर किसी को कैंसर 40 या 45 मतलब लेस देन 50 ईयर में डायग्नोज हुआ है तो उनके बच्चों को भी रिस्क होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनिंग गाइडलाइंस पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइन है, इसमें हम पीएसए टेस्ट कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि पीएसए टेस्ट जरा सा भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो कैंसर सोचेंगे, क्योंकि पीएसए और भी अदर बिनाइन पेट कंडीशन में बढ़ स्कैन कहते जाता हैं, है। पीएसए इज नहीं पेट नहीं नहीं स्कैन। नहीं नहीं, पैट स्कैन नहीं। पैट स्कैन तो एक अलग इमेज होती है। जब अच्छा, कैंसर डायग्नोज हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तब हम वो कराते हैं स्टेज कंफर्म करने के पीएसए लिए। का फुल फॉर्म क्या है? पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब ये प्रोस्टेट से ही रिलीज होने वाला एंजाइम होता है, जिसको हम लैब टेस्ट करके डायग्नोज करते हैं। अच्छा, तो उसकी एक रेंज होती है, 0 ठीक to है, 4 इज नॉर्मल। ठीक है। अगर वो हंड्रेड्स में आ रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि इसकी अच्छा। एक वैल्यू होती है, एक रेंज होती है कि भाई किस रेंज तक इज नॉर्मल एंड किस रेंज से अबनॉर्मल है। क्योंकि ये और भी बिनाइन कंडीशंस में बढ़ सकता है, तो बहुत स्पेसिफिक लैब से रिजल्ट आना और स्पेसिफिक डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी होता है कि भाई एट व्हाट पॉइंट यू शुड इंटरवेंशन, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि प्रोस्टेट कैंसर वो कैंसर है जो हाईली क्यूरेबल होता है। अच्छा, बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज होने पे तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करते, ओनली अच्छा। ऑब्जर्वेशन। और ये हार्मोन डिपेंडेंट सिम्टम्स होता क्या है। होते हैं मैम, क्या रीजन होते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो सुन रहे होंगे, जिनको हम्म होगा भी शायद उनको आइडिया नहीं होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम्म यूट्रस कैंसर के सिम्टम क्या हम्म होते हैं। हम्म तो क्या हम इस आपके जरिए से बता सकते हैं कि ये सब के सिम्टम्स क्या होते हैं? बिल्कुल। सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल देखो, क्या होता है ना, गिने चुने 7-8 रेड फ्लैग साइन और सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, जो हम्म, हर कैंसर से जुड़े हुए हैं। हम्म, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, एनी लंप इन बॉडी, चाहे वो कहीं भी हो, गांठ, चाहे वो छाती में हो या कहीं और हो, हम्म, एबनॉर्मल है वो, तो हम्म, वो हो सकता है, सस्पिशन हो सकता है, ठीक है। हम्म, कहीं पे भी कोई भी ऐसा जख्म है जो भर नहीं रहा है, चाहे वो छाती में जख्म हो, बच्चेदानी के मुंह पे जख्म हो, या लिप्स में हो, मुंह के अंदर हो, कहीं भी हो, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो ना तो डाइट ले रहा है ना एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब ही इज डूइंग नथिंग टू लूज वेट, बट उसको बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। हम्म। अनएक्सप्लेन्ड नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, रिकरेंट उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए 2-3, ये लास्ट वाले जो बताए वो ब्लड कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं। और हम्म, ब्लड कैंसर्स भी हजारों तरह के होते हैं। तो ये हम्म, ओवरऑल सिम्टम्स हैं। अगर महिलाओं में एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या हम्म, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है थ्रू वजाइना, तो हम्म, समथिंग इज एबनॉर्मल, ठीक है। और जो कार्सिनोमा सर्विक्स मैंने बताया, यूट्रस जो बताया, उनका सिम्टम्स ही ये है। महिलाएं पता है क्या करती है, मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक टैबू है कि सेक्स के बाद जब उन्हें ब्लीडिंग होती है ना, लाइक 40+ है, 50+ है, सेक्स के बाद जब ब्लीडिंग होती है ना, वो छुपा जाती है। समझ रहे हो? अच्छा, एक तो 50+ में थोड़ा सा उन्हें लगता है कि मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं कि ये हम्म, किया और मुझे ब्लीडिंग हो गई, वो छुपा जाती हैं। हम्म। और मोस्ट कॉमन सिम्टम ही यही है। और मेनोपॉज के का टाइम होता है मेरे ख्याल से 50 यस। इयर्स प्लस। हाँ, तो उस समय ब्लीडिंग होना तो मैम लाजमी है नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट अ पीरियोडिकल हर ब्लीडिंग। एक का ना एक एज होता है हम्म, पेरीमेनोपॉज का। हम्म, किसी का 40 में बंद हो जाता है, उनकी हम्म, फैमिली हिस्ट्री होती है। किसी का हम्म, 45 में बंद होता है, किसी का 50 में बंद होता है। तो हम्म, ये पता होता है कि भाई ये मेंसेस बंद होने वाली ब्लीडिंग है। क्योंकि हम्म। देखो, सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वो ऐसा नहीं कि वो पीरियोडिक ब्लीडिंग है, वो डेफिनेटली, है ना, डिफरेंट। क्योंकि एक फिजिकल ट्रॉमा उसने अगर फील आप किया 50 है। प्लस बोल रहे हो तो मेनोपॉज भी पे भी आदमी होगा डेफिनेटली। बिल्कुल। हाँ तो। यानी कि जो मैं वर्ड यूज करती हूँ ना, या जो ऑन्कोलॉजिस्ट वर्ड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इसके लिए पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग, राइट। पोस्ट एग्जैक्ट वर्ड। मेनोपॉजल, इधर एनी एनी रीजन, हम्म, मतलब चाहे वो सेक्स है या कुछ और रीजन है, उसने कोई टेस्ट कराया, अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो गई। बहुत हम्म। सारी महिलाएं ऐसी होती है ना जो 60-70 साल की होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, बेचारी इतनी डर जाती है, वो समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, बताऊं या नहीं बताऊं, क्या करूं। और एक यही रीजन है, वो इग्नोर कर देती हैं। 6-7 महीने हो गए, इग्नोर कर दिया, जो स्टेज 1 में था वो 3 में पहुंच गया। तो ये एक टैबू है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग एनी फीमेल शुड नेवर इग्नोर। क्या मैम हमारे को किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, आप ये बताएं। फॉर कैंसर पेशेंट। हाँ जी। ओके, तो यूटीआई। इस वाले क्वेश्चन से ना बहुत अच्छी चीज मुझे पता हम्म, याद आ गई इनफैक्ट, कि जब भी पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो हम इसी रीजन से उन्हें बोलते हैं कि भाई ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं, अलग रहना। तो पता है, ये एक मिथ डेवलप हो गया लोगों में कि कैंसर पेशेंट को आइसोलेट रखना है, दूर रखना है। आप मैम वो समझ रहे हैं? डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एक तो उनके बाल चले गए या कुछ
आधे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका, मैंने भी अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था, अलकनंदा कथक जी, मैं लिंक दे दूंगा हाँ, डिस्क्रिप्शन वो में, मैं देखेंगे। जानती हूँ उनको। हाँ जी। हाँ, तो उनको मैम अभी रिसेंटली दोबारा कैंसर हुआ, शी इज शी इज अगेन ब्रेस्ट और डिटेक्टेड। ओवेरियन, आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, नहीं, कथक यू डांसर। यू यू यस, ओवेरियन हाँ, यूट्रस हाँ, हाँ। कैंसर थी। हम्म, शी इज अगेन डायग्नोज्ड विद कैंसर मैम, एंड हम्म, अगेन शी इज गोइंग थ्रू, एंड अगेन शी इज एनर्जेटिक। हम्म, ऐसे लेडीज बहुत कम हम्म, होते हैं, एंड शी इज हम्म, वन ऑफ दोज। ट्रू। तो मेरे ख्याल से उनको तो सल्यूट है मैम। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जेन्युइनली लोग बहुत डिप्रेशन में होते हम्म, हैं, पेन में होते हैं, उन लोगों के लिए क्या आपके पास मैसेजेस हैं, बिल्कुल, मैं आपको बताना और चाहती उनकी हूँ। फैमिली के लिए? यस, एक्चुअली बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि आपने बोला। हम्म। मैक्सिमम पेशेंट डायग्नोसिस के बाद ना पैनिक अटैक आते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑलवेज टेक साइकेट्रिक कंसल्टेशन, हम्म। साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। मैम, कॉर्पोरेट्स और हॉस्पिटल्स का क्या बेसिक सपोर्ट होता है एक कैंसर पेशेंट पे? अदर साइड ऑफ द स्टोरी, एक पेशेंट को अगर हम साइड में रखें, अगर एज अ कॉर्पोरेट हम्म, हम्म, आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि उनका क्या रोल प्ले होता है, देयर साइड ऑफ द स्टोरी टुवर्ड्स द पेशेंट, क्योंकि हम्बलनेस, हम्म, काफ़ी महंगा इलाज है कैंसर। 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए, लोगों को अपनी ज़मीनें निकल जाती हैं, घर बिक हम्म। जाते हैं, कुछ लोग इलाज करा भी नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। तो मैम, हमारे देश में ऐसा क्या सिस्टम है कि आदमी का इलाज हो जाए कॉर्पोरेट कल्चर में, ये हम्म। बताएं। ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आजकल ना बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम आ गई हैं जहाँ हम्म। पे हम पेशेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट हेल्प। जैसे कि सीएम फंड है, आयुष्मान है ना, इनके थ्रू पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सारा जितने भी पैनल हैं, सीजीएचएस, सीसीएचएस, रेलवे, ईएसआई, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे पैनल हैं। इन पैनल के थ्रू कोई भी कैंसर पेशेंट अपना एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। आयुष्मान भारत की आपने बात करी, 5 लाख रुपए की मैम वो है। यहाँ 25-25-30 लाख रुपए लग रहे हैं, 5 लाख रुपए की वो इंश्योरेंस। ईएसआई में अभी रिसेंटली मैंने अपने किसी एम्प्लॉय का हम्म, वो करवाया था मैम, उस आदमी को कम से कम नहीं तो 50 चक्कर लग गए ईएसआई से एम्स, एम्स से हम्म, ईएसआई। हम्म। कभी ये बंदा कहता है ये साइन करा के आओ, ये बंदा कहता है ये, क्योंकि सीधी बात बोलूंगा मैम, चढ़ावा नहीं जा रहा, इसलिए मैम ये लोग सिर्फ इधर से उधर आदमी को भगा रहे हैं। ये तो मैं कहूंगी कि हाँ, पेपर वर्क बहुत ही पेनफुल है पेशेंट्स को, मैम, बहुत चक्कर ज्यादा। मारना, एम जैसे देश, हमारे देश में एम्स 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 करते हम्म, रहते हैं, हम्म, लेकिन एम्स में मैम 3-3 साल की, 4-4 साल की वेटिंग है। हम्म। आप कह रहे हो इलाज कराना, आदमी 3 साल तक जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा पता नहीं, और आप इलाज की बात कर रहे हो मैम। ये तो तो आपने मुश्किल है बिल्कुल मैम सही बहुत। कहा, बिटर ट्रुथ है। गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज है ना, ये यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है नहीं। पेशेंट को, कैंसर पेशेंट्स को 3 महीने 6 महीने की वेटिंग लिस्ट देना बहुत ही गलत चीज़ है। इनफैक्ट कैंसर के लिए तो बोलते ही है कि जैसी डायग्नोज हो नेक्स्ट डे आप ट्रीटमेंट शुरू करो। तो मैम, बट हॉस्पिटल में अगर बात करो ना इस बारे में, तो वो बोलते हैं हमारे लिए सारे पेशेंट ही इंपॉर्टेंट है, हम्म, क्योंकि जेन्युइनली जो जिसका केस पूरा खराब हो गया वही एम्स गया है। हम्म, तो बेड्स की कमी है हमारे देश में, ट्रू। हॉस्पिटल्स की कमी है हमारे देश में, डॉक्टर्स की कमी है हमारे देश में, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये देखो, ना तो आपके करने से होगी ना मेरे करने से होगी, ये सिर्फ एक ही बंदा इसको ठीक कर सकता है, दैट इज गवर्नमेंट। ये सच है। इतनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, उस हिसाब से मैं कहूंगी कि हमारा हेल्थ सेक्टर फिर भी इजीली एसेसिबल है, लेकिन जो ये चैनल है ना ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, वो उसमें से गवर्नमेंट ही रोल प्ले कर सकती है। सारे, आपको मैं बताऊं बिटर ट्रूथ है, इतनी गवर्नमेंट बॉडीज हैं अभी इस टाइम, जो दिल्ली एनसीआर में जो हॉस्पिटल्स है ना गवर्नमेंट, मतलब ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे जो रेडिएशन मशीन एक चीज होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए, जिसपे वो कैंसर पेशेंट्स को ठीक करते हैं, मशीनें नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, कहाँ से ठीक होगा? जिस पेशेंट को रेडिएशन लगना चाहिए तो उसको कीमोथेरेपी लग रही है, कैसे होगा? आपको पता ही है, कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, लंबी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, उनको बोलो तो कहेंगे कि हम कर भी क्या सकते हैं, इससे पहले हमारे 1000 मरीज और हैं, हमारे लिए तो सारे मरीज बराबर हैं। तो ये कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी? इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सीरियस लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मजाक नहीं है। अभी हमारा इंडिया कैपिटल है कैंसर का, और आने वाले टाइम में WHO का डेटा है कि 50 तक हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज होगा।
तो कैसे ये मैनेज करेंगे? ये तो पूरा एक पेंडेमिक आने वाला है अगर इसी तरह से चलता रहा सब कुछ। आज की डेट में जो ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड एज में होता था, वो अनमैरिड लड़कियों में हो रहा है, कॉलेज गोइंग लड़कियों में हो रहा है। तो मैनेज करने के लिए हमारे हाथों में कुछ नहीं है, अवर हैंड्स आर टाइड। इसमें गवर्नमेंट को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा और बहुत ज़बरदस्त लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये सच्चाई है, लोगों को कड़वी लगे तो लगे, मतलब आई मीन ये एक ऐसा सच है जो लोग डर के बोलते नहीं है, बट ये सच है। मतलब गवर्नमेंट के एम्स के नाम पे और मेडिकल कॉलेजेस के नाम पे गवर्नमेंट में कुछ है ही नहीं। जहां से मैंने अपना पीजी किया था, अब जाके वहां पे रेडिएशन मशीन आई है, हाई एंड कटिंग एज, जबकि मैं उसको 15 साल पहले कर चुकी हूँ उस चीज को। तो सोचो कैसे चलेगा। और बेचारा पेशेंट कहाँ जाता है डायग्नोज होने के बाद? कॉर्पोरेट में वो खर्चा नहीं झेल सकता, गवर्नमेंट में जाता है, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कैंसर का रिजल्ट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है मैम। रोबोटिक इंजीनियरिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इस प्रॉब्लम का सलूशन है? बिल्कुल भी नहीं है। एआई अगर फैसिलिटीज ही नहीं है तो एआई क्या कर लेगा? भाई अगर रेडिएशन मशीन में मुझे कैंसर पेशेंट ट्रीट करना है तो मशीन ही नहीं होगी, तो उसमें जो इनबिल्ट एआई की फीचर है वो क्या कर लेगा? राइट। इनफैक्ट ये तो आने वाले टाइम में लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहां एक मैनुअल चीजें होती थी, डिस्कशन होते थे, एआई अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। राइट। तो वो एक रिप्लेसमेंट है मैन पावर का। बट फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड होंगी? और मुझे तो ऐसा लगता है जहां हम इतनी हाई फाई चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहां अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे जो कैंसर पेशेंट की होती है, तो क्या फ़ायदा? आज की डेट में भी मैं आपको बताती हूँ, जो एक कैंसर पेशेंट की बेसिक नीड होती है ना, वो भी फुलफिल नहीं होती। सबका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है कि भाई डिजीज़ डिजीज़ डिजीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को कैंसर फ्री कर दिया और वो अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। आधे से ज़्यादा कैंसर पेशेंट, मैं एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं देखती हूँ, लोग गाली कर रहे होते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेके तो मेरी लाइफ हेल हो गई। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो हमारा जो फोकस है ना, दैट शुड बी पेशेंट सेंट्रिक। हमें उसे कैंसर को तो ठीक करना ही है, उसकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे बेटर करें। एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट मैम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत करप्ट है, 500 रुपए की दवाई को 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। आज के डेट में हेल्थ सेक्टर बहुत करप्ट हो चुका है, नो डाउट, ये बिटर ट्रूथ है और ये बहुत कड़वी सच्चाई भी है और ये मैक्सिमम लोगों को पता है। फिर भी चीजें चल क्योंकि मैम रही ये हैं। न्यूज में है। हाँ वही मैं कह मतलब रही कोई हूँ। ऐसी बात नहीं है जो आप और मैं डिसाइड करके बात कर रहे हैं या किसी को प्रमोट कर रहे हैं, बट ये मैम सब फैक्ट्स हैं। यस मतलब ट्रू। वी कैन गूगल इट एंड वी कैन चेक इट। क्या 500 रुपए की चीज 5 लाख रुपए की बेचना एथिकली सही है? और अगर नहीं है तो डॉक्टर जो कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने मरीज की रक्षा करेंगे, ये सब करेंगे, क्या ये सब झूठ है? एक्चुअली ना आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फार्मा कंपनी ड्रिवन है। ठीक है, समझ रहे हो आप? बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। आप आज देखो ना, या तो फैसिलिटीज़ हैं तो कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट में तो कोई फैसिलिटी है नहीं। गवर्नमेंट में फैसिलिटी है तो लंबी लाइन है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की बात की पता नहीं होगी? अगर हम दो कॉमन मैन मिलके ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उन लोगों को पता नहीं होगा? सबको सब कुछ पता है, बट सब अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। कैंसर की जेनेरिक मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब? जेनेरिक मेडिसिन हैं, लेकिन फिर वही वाले इश्यूज आ जाते हैं कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, क्या है। ये मिथ किसने क्रिएट करा कि वो इफेक्टिव नहीं है, एफिकेसी नहीं है उसकी? ये जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उन्हें लगता है कि ये जो मेडिसिन दी जा रही है इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है। और कॉर्पोरेट में ये वाला कल्चर है कि आप बाहर से खरीद नहीं सकते, आप अंदर के ही खरीदोगे। बड़ा गेम है। अच्छा, माफिया सिस्टम है। यस। और मतलब दुख इस बात का है कि सबको सब कुछ पता है, अच्छा। फिर भी चीजें चल रही है। बट मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी, इनफैक्ट मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से आप भी यही मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि जितना हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो पाए प्लीज़ करिए, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास की नीड है जो बड़े बड़े सेंटर्स में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। जैसा कि आपने बोला, बिटर ट्रूथ है, 20-20, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए तक खर्च होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कोई कैसे करा लेगा मिडिल क्लास? ठीक है। ये बहुत मतलब पेनफुल है एक्चुअली। दोस्तों, आज के इस पेनफुल पॉडकास्ट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर रेखा आर्या यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं। आप इनके चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। इनसे जो आपको पूछना है कैंसर के बारे में आप पूछ सकते हैं। शी इज़ अ लेजेंड इन हर सेल्फ, और मैम आपको पूरी सपोर्ट करेंगी
आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देंगी। अगर आप अपने घर पे किसी से डिस्कस नहीं कर रहे तो भी शी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दर्द को किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है, बढ़ता नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मैं और डॉक्टर रेखा आर्या मैम, शी इज़ अ रेडिएशन एक्सपर्ट एंड कैंसर एक्सपर्ट, आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। मैम कुछ लास्ट शब्द आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज़। मैं मिस्टर अंकित जी के चैनल पे यही बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में कैंसर इज नो मोर टैबू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।